जोहार नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए उनकी बेल मंजूर कर दी है। उनकी बेल किस केस में हुई है? उनकी बेल दिल्ली आबकारी नीति जिसे स्कैम के रूप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साबित किया था और उन्हें विगत 6 महीना पहले अरेस्ट किया था। 6 महीना से वो जेल में थे और ईडी ने याचिका लगाई कि उनका रिमांड बढ़ाया जाए, यानी उनका जुडिशियल कस्टडी बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया सह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 15 दिन और बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 4 टॉप लीडर को हो रही गिरफ्तारियों के बाद हमें भी ऐसा लगने लगा है कि कहीं आम आदमी पार्टी एक करप्ट पार्टी तो नहीं है। लेकिन जरा ठहर जाइए, संजय सिंह की रिहाई के साथ ये भी साबित हो रहा है कि कहीं यह एक मोदी सरकार की तानाशाही तो नहीं है। क्या है सच? क्या यह आबकारी नीति एक स्कैम था या फिर केंद्र सरकार की एक साजिश ताकि आम आदमी पार्टी के पूरी की पूरी शीर्ष नेतृत्व को जेल में भर दिया जाए? करेंगे विवेचना इसी मुद्दे की और साथ साथ जानेंगे इसके पीछे का राज आखिर क्या है। रखना अपने मुद्दों को सबसे आगे और सबसे पहले तो करें दैनिक आर्यावत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलती है, तभी तो एक बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। गहराई से इस मुद्दे को समझ पाए इसीलिए हमने इस मुद्दे को 3 चैप्टर में बांटा है। पहला चैप्टर अरविंद केजरीवाल को जेल और संजय सिंह को बेल क्यों। दूसरा चैप्टर है कि क्या ये आबकारी नीति यानी दिल्ली लिकर पॉलिसी सच में स्कैम है या फिर केंद्र सरकार कर रही है इस पर साजिश। तीसरा, क्या बीजेपी गवर्नमेंट सच में अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में वो आसानी से जीत पाए। करेंगे इन्हीं तीनों चैप्टर का विश्लेषण, इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। चैप्टर 1, वैसे तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कई समन भेजे थे, कहा जाता है कि 8 समन भेजे और उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट की। तो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उनको रिमांड में रखा गया, जो 1 अप्रैल को खत्म हो गया। तो रिमांड बढ़ाने के लिए एक सिफारिश की जाती है ईडी के वकील की तरफ से। ईडी का वकील कौन था? ईडी का वकील था भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की सिफारिश की। और वो इसलिए की क्योंकि उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है या तो सवाल को वो टाल दे रहे हैं या गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इसीलिए इसकी सिफारिश की गई। और बड़ी अचंभे की बात है कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी इस सिफारिश का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में 3 किताबें ले जाने की अनुमति दी जाए ताकि वो उन किताबों को पढ़कर अपना समय व्यतीत कर सके। तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं शंका पैदा कर देती है, लेकिन वहीं संजय सिंह की रिहाई भी किसी और तरफ इशारा कर रही है। चलिए समझते हैं कि आखिर संजय सिंह की रिहाई कैसे हुई। क्या अरविंद केजरीवाल कुछ तथ्य छिपा रहे हैं? चलिए उसी को सबसे पहले समझते हैं, संजय सिंह के बारे में बाद में बात करते हैं। दरअसल ईडी ये साबित करने में जुड़ी हुई है, जो इस केस में सबसे बड़ा सूत्रधार है विजय नायर, वह अरविंद केजरीवाल से सीधा संपर्क रखता है। इसीलिए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा था कोर्ट में कि जब भी अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के बारे में पूछा जा रहा है तो वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने इसे पहचानने से ही इनकार कर दिया, उसके बाद कई तरह के व्हाट्सएप चैट दिखाए गए विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच के। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, पूरे मीडिया में ये चलने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल के जरिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों गिरफ्तार होंगे। उस पर भी हम आएंगे बाद में, पहले आगे जानते हैं कि कोर्ट में आखिर हुआ और क्या क्या। उसके बाद एसबी राजू ने यह कहा कि जब विजय नायर दूसरे नेताओं को रिपोर्ट करता था तो फिर दिल्ली के सीएम के कैंप ऑफिस से क्यों अपना सारा काम देखता था? इसीलिए क्योंकि वो सीधा का सीधा केजरीवाल से जुड़ा हुआ था। तो इसी बात का जवाब केजरीवाल के वकील के पास नहीं था, ना ही केजरीवाल के पास था। तभी तो वह कोर्ट परिसर में शांत रहे और अपने ऊपर 15 दिन का न्यायिक हिरासत ले लिया, यानी दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें
15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी और अब अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बंद संजय सिंह को रिहाई देते हुए ये कहा, ईडी अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर पा रही है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी क्यों मांग रही है। जब 6 महीने से आप ये एविडेंस ही नहीं ला पा रहे हो कि संजय सिंह इस लिकर पॉलिसी में दोषी है या नहीं, तो फिर उनके ऊपर जुडिशियल कस्टडी का कोई केस बनता ही नहीं है, उनको तुरंत के तुरंत रिहा कर दिया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की बेल मंजूर कर दी है और उधर संजय सिंह के समर्थक उनके निवास पर पहुंचकर अपनी खुशियां जता रहे हैं। और ये केस कहीं ये भी साबित कर रहा है, कहीं ना कहीं इस केस में कुछ अच्छे नेताओं को भी जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि अपनी तानाशाही दिखाए केंद्र सरकार और उनको आने वाले चुनाव में जीतने में कोई अड़ंगा ना आए, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर है केंद्र सरकार का वो आम आदमी पार्टी ही है। तो उसके शीर्ष नेता को जेल में बंद कर दो और उसके बाद चुनाव में एकदम निर्विरोध जीत जाओगे। लेकिन इसके पीछे क्या राज है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम दूसरे चैप्टर में खोलेंगे। चैप्टर 2, दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम है या कॉन्स्पिरेसी है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ये लिकर पॉलिसी। दरअसल वर्ष 2021 के नवंबर माह में आया था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जिसके तहत कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार को लगभग 9,500 करोड़ का फायदा होगा, यानी रेवेन्यू कलेक्शन होगा इस नए पॉलिसी के थ्रू। कैसे दिल्ली सरकार अपनी शराब नीति में, यानी शराब का जो मार्केटिंग एंड कंट्रोल है वो देने वाली थी प्राइवेट कंपनी को। उससे पहले दिल्ली सरकार खुद ही कंट्रोल रखती थी। अब प्राइवेट कंपनी को देने से क्या होता है कि प्राइवेट ब्रांड्स की अलग अलग वैल्यू लाती, यानी लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड आते तो लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू भी आता दिल्ली सरकार को। तो यहीं पे जब प्राइवेट कंपनी की एंट्री होती है, इसी जगह पर एंट्री होती है हमारे अरविंदो फार्मा और उसके डायरेक्टर सारथ रेड्डी की। और इसके साथ साथ इस पूरे मामले में जो बिचौलिए का काम किया था विजय नायर की भी एंट्री यहीं पर होती है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी को 12% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देने के लिए लगभग 100 करोड़ का घूस लिया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा। इसी केस में फंसाया गया अरविंद केजरीवाल को, ऐसा कहा जा रहा है। हमें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं। ये जो 100 करोड़ का मामला है, 100 करोड़ अभी 100 करोड़ हुआ है घटते घटते। उससे पहले जब ये मामला उजागर हुआ था उस वक्त इसे कहा गया था कि 562 करोड़ का घोटाला है ये दिल्ली लिकर पॉलिसी, यानी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। आखिर किसने उजागर किया था सबसे पहले ये मामला, चलिए जानते हैं। अभी इस पॉलिसी को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि वर्ष 2022 के जुलाई माह में ही तब के तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव ने राज्यपाल को एक लेटर, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक लेटर लिखते हुए कहा था कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कुछ इरेगुलरिटीज है। और उसके बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी ने इस पर सीबीआई जांच की मांग कर दी और उन्होंने बिल्कुल देरी नहीं दिखाई सीबीआई जांच की। उसके बाद सीबीआई ने क्या किया जरा ये भी सुन लीजिए। सीबीआई भी 2-3 छापे मारी। उसके बाद सीबीआई ने इसे पीएमएलए एक्ट के तहत रजिस्टर किया। पीएमएलए एक्ट क्या होता है? पीएमएलए एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ गई है तो ऑब्वियसली हमारे देश में इसके रोकथाम के लिए एक संस्था है जिसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, जिससे आजकल कई विपक्षी नेता डर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ईडी विपक्षी नेताओं के घर में छापे मार रही है। ईडी ने इसका जांच स्टार्ट कर दिया। तो जब ईडी ने जांच स्टार्ट किया तो जांच के दौरान पता चला कि जो नरेश कुमार ने 562 करोड़ का घोटाला कहा था वो दरअसल 562 करोड़ का नहीं बल्कि 292 करोड़ का घोटाला था। लेकिन उसके बाद एक और नया मोड़ आया इस केस में। जब ईडी ने के कविता को अरेस्ट किया तो वो 292 करोड़ घटकर 100 करोड़ हो गया। क्या मजाक है भाई। लेकिन ये घोटाला लगता ही नहीं है कि 100 करोड़ का है क्योंकि अभी तक ईडी ने कोई रुपए बरामद नहीं किए हैं। गिन चुन के 75,000 रुपए अरविंद केजरीवाल के ठिकाने से मतलब उनके आवास से बरामद हुए हैं, लेकिन वो 75,000 इसी घोटाले का है भी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। हाँ, हालांकि ईडी ने ये अपने रिपोर्ट में जरूर कहा है कि ये जो 100 करोड़ है वो गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ था। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर के उस वक्त का रिपोर्ट देखेंगे तो गोवा के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी पार्टी ने खर्च किया था वो थी तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी वाली पार्टी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे पार्टी थी वो थी बीजेपी। तो क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल को फंसा रही है? चलिए जानेंगे अपने चैप्टर 3 में। चैप्टर 3, क्या बीजेपी है इन सब गिरफ्तारियों के पीछे? तो चलिए सबसे पहले ध्यान केंद्रित करते हैं उस महानुभाव सज्जन पुरुष के ऊपर जिन्होंने ये घोटाला सबसे पहले उजागर किया था, यानी हमारे मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी। एक्चुअली उनके ऊपर भी एक आरोप लगा हुआ है। नरेश कुमार जी
1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है, एग्मुट कैडर के, यानी दिल्ली सरकार से पहले वो असम सरकार में थे जब हेमंता बिश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद से समझ जाइए, क्योंकि उस वक्त हेमंता बिश्व शर्मा के ऊपर भी आरोप लगा था घोटाला का। फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ होके बिल्कुल ईमानदार छवि वाले नेता। अगर आप आम आदमी पार्टी की माने तो नरेश कुमार जी ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाया है एक केस में। वो केस क्या है? एक्चुअली द्वारिका एक्सप्रेसवे का जो लैंड एक्विजिशन मुआवजा था, यानी जमीन अधिग्रहण के बाद जो मुआवजा मिलता है, उसमें एक कंपनी को 41 करोड़ से बढ़ा के 353 करोड़ कर दिया गया था। वो कंपनी थी बिग टाउन प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, और कहा जाता है कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में करण चौहान भी है। करण चौहान कौन है? श्री नरेश कुमार, यानी हमारे मुख्य सचिव के सुपुत्र जी। तो आखिर नरेश कुमार जी ने क्यों 41 करोड़ से बढ़ाकर 353 करोड़ किया था उस कंपनी का मुआवजा? इसकी भी जांच होनी चाहिए। एलजी साहब कृपया करके इसके ऊपर भी सीबीआई जांच लगाइए और ईडी जांच लगाइए। अगर नरेश कुमार जी ईमानदार हैं तो कोई बात नहीं, ईमानदारी उनकी पूरी दुनिया देख लेगी। अगर इसमें कुछ घोटाला है तो उस घोटाले का भी जांच होना अति आवश्यक है। हालांकि ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप ही डिसाइड कर लीजिए कौन किसको फंसा रहा है या कौन कहाँ दोषी है और कहाँ कौन दोषी नहीं है। हमारे हिसाब से तो इस हमाम में सब रंगे हर हर गंगे। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।